चलिए पहला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे पूछा गया है कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए भीमबेटका जो है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो भीमबेटका आपका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन में जो पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर कि मालती माधव के लेखक थे, इनमें से मालती माधव के लेखक बताना है। तो मालती माधव के लेखक जो है दोस्तों भवभूति हैं। कौन है? भवभूति है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 3 नंबर का। यहाँ से जो पूछा गया है आपसे, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इनमें सबसे पहले विदेशी यात्री था भारत का यात्रा किया था, उसका नाम बताना है। तो सबसे पहले इन ऑप्शन में से मेगास्थनीज किया था। कौन किया था? मेगास्थनीज किया था दोस्तों। और यहाँ पे जो वेनसांग था, ये हर्ष के शासनकाल में आया था। और ये चंद्रगुप्त जो फयान था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो इन दोनों के बारे में याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, और यहाँ से जो पूछा गया है दोस्तों 4 नंबर में कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था दोस्तों? तो यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए काफ़ी फेमस था। तो यहाँ से आपका बौद्ध धर्म दर्शन राइट आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि प्राचीन भारत निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। यानी कि यहाँ पे प्राचीन भारत का ये जगह है और यहाँ विद्या का केंद्र नहीं था। देखिए नालंदा था, आप सभी को पता है, बिहार में पड़ता है। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी था विद्या का केंद्र। और विक्रमशिला ये भी था। ये जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी यहाँ पे बी ऑप्शन ये नहीं था। तो हमारा ऑप्शन जो नहीं था वही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। और दोस्तों आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप अगर हमारे YouTube चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, या हमारे फेसबुक यानी FB पेज पर हैं तो यहाँ से भी फॉलो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भी सेम वीडियो आपको मिलते रहेगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 6 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है सोपन वासदाता के लेखक है, सोपन वासदाता के लेखक इनमें से कौन सा है? तो इसके जो लेखक है ये है दोस्तों आपका कौन? तो ये लेखक है भास। सोपन वासदाता के जो लेखक है भास है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो FB पेज को मेरा लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। यहाँ पे नोबल स्टडी 1 को लाइक कर लीजिए, मैं यहाँ पे भी वीडियो आप लोग को लेकर आता ही रहूँगा रेगुलर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि शून्य की खोज किसने की थी। ऐसे तो दोस्तों आर्यभट्ट का नाम आता है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये आर्यभट्ट नहीं होगा, क्योंकि जो अज्ञात है खोजने वाला तो इनमें से कोई नहीं। अगर हम आर्यभट्ट की बात करेंगे तो इन्होंने संख्या के रूप में जो है 0 को लगाया था, ठीक है, इतना ठो। क्योंकि अगर आप डीप में जाएंगे इस क्वेश्चन को इतिहास के बुक में देखेंगे तो यह आर्यभट्ट नहीं है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है। इनमें से चालकोलिथिक एज किससे कहा जाता है वो आपको बताना। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए ताम्र पाषाण युग जो है इसी को चालकोलिथिक एज कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन। यहाँ से देखिए पूछा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। प्राचीन भारत से किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था। यानी कि 15 और 40, देखिए कितना भाषा में इसको अनुवाद किया गया था। काफ़ी VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र को 15 भारतीय भाषा में और 40 विदेशी भाषाओं में इसको अनुवाद किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके साथ साथ क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, IMP कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूछा गया है कि बोरोबुदुर किसका स्थल है। बोरोबुदुर जो है इनमें से किसका स्थल है। तो बोरोबुदुर जो है जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहत स्तूप है, यानी बड़ा स्तूप है। कब? 8वीं शताब्दी में निर्मित, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और यहाँ से पूछा गया है आपसे कि न्यूमिसमैटिक्स क्या है।
तो न्यूमिस्मैटिक्स जो है दोस्तों सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 12 नंबर का। यहाँ से जो पूछा गया है कि प्राचीन भारत में योद्धा कौन थे। ये जो योद्धा है दोस्तों, योद्धा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, योद्धा कौन थे। तो ये देखिए जो योद्धा थे एक गणतांत्रिक जनजाति था। कौन था? एक गणतांत्रिक जनजाति को योद्धा कहा जाता था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा 12 का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और यहाँ पे हितोपदेश के लेखक के बारे में पूछा है। तो हितोपदेश के लेखक कौन है इनमें से? तो इसके लेखक है नारायण पंडित जी। कौन है? नारायण पंडित जी हितोपदेश के लेखक हैं। तो यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु, मानव सबसे पहले कौन सा धातु प्रयोग किया गया था मानव के द्वारा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों तांबा का प्रयोग मानव ने किया था। किसका? तांबा का प्रयोग। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ से पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्य शास्त्र की जो रचना था, इनका रचना किया गया था किसके द्वारा? राजशेखर भरत मुनि के द्वारा। किसके द्वारा? एक मिनट, हाँ, भरत मुनि के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र का रचना किया गया था। ठीक है, बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये मिलान चिन्ह वाला। यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन कवर होता है। अगर एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन करता है तो इसी तरह के क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। देखिए मुद्रा राक्षस विशाखापत्तनम बिल्कुल सही है। शौद्रानंद अश्वघोष बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो कर्पूर मंजरी है हर्ष के द्वारा नहीं लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो ये आपका जो है राजशेखर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? राजशेखर के द्वारा ये लिखा गया है कर्पूर मंजरी। ठीक है, हर्ष के द्वारा हर्ष नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये सी। ठीक है, ये वाला आंसर सही होगा। मालका विघ्निमित्रम ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था। बिल्कुल सही है। तो फाइनली आपका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। 17 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यहाँ पे ई और पू जो लिखा हुआ इनको भी याद रखिएगा, ईसा पूर्व इसको भी याद रखिएगा। तो यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही है 17 का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है मिलान चिन्ह वाला। कौन सुमिलित नहीं है? इनमें से कौन सुमिलित नहीं है आपको पता कीजिए। बौद्ध धर्म धम्मपद बिल्कुल सही है। जैन धर्म बाइबिल गलत है, क्योंकि बाइबिल जो है ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। किसका? ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। हिंदू धर्म गीता बिल्कुल सही है। मुस्लिम धर्म कुरान बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जैन धर्म यानी बी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन में जो पूछा गया है मंदिर के बारे में क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट जो मंदिर है कहाँ पे स्थित है? ये आपका कंबोडिया में है। कहाँ पे है? कंबोडिया में है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बिहार किसका धार्मिक केंद्र है? जैन का भी यहाँ पे धार्मिक केंद्र है, बौद्ध का भी धार्मिक केंद्र है, और सिखों का भी धार्मिक केंद्र है। सिखों जो पटना साहिब है ना, पटना साहिब, ये सिखों का जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पे क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, और पटना साहिब के नाम से जानते हैं। तो तीनों का है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें सभी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि पुरापाषाण काल में आदि मानव मनोरंजन के साधन थे। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो यहाँ पे देखिए पुरापाषाण काल में आदि मानव जो होते थे शिकार इसका मुख्य मनोरंजन था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 22 नंबर है। पूछा जा रहा है आपसे कि बौद्ध जैन ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी थी, यानी कि सिमिलरिटी थी। ठीक है ना, किस तो यहाँ पे कर्मवाद का सिद्धांत तीनों में सिमिलर देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो
तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। यानी व्यापारिक मार्गों के बारे में वो कुछ नहीं कह रहा, इनमें कौन सा स्रोत है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है ये दिया हुआ है मिलिंद पन्नो, इनमें किसी भी व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं है। संगम साहित्य किया गया है, जातक साहित्य में भी है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे व्यापारिक मार्गों का मिलिंद पन्नो में कोई जिक्र नहीं है। बहुत डीप का क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आंसर को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ये देखिए, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है इसका लेखक कौन था, तो इसका जो लेखक था ये था विशाख दत्त। याद रखिएगा, याद कर लीजिए अगर याद नहीं है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, आधुनिक मानव के एक हाल का पूर्वज है। यानी आधुनिक हम लोग जो मानव हैं ये किसके पूर्वज हैं, यहाँ पे पूछा गया है। तो क्रो मैग्नन मनुष्य के पूर्वज हैं। किसके पूर्वज हैं, क्रो मैग्नन मनुष्य के पूर्वज है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछा गया है, थोड़ा सा मैं वीडियो को छोटा करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ये बड़ा है, ठीक है ना। अब आ गया क्वेश्चन, ठीक है, फिट बैठ गया। निम्नलिखित में प्राचीन भारत अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न के देशों में संकटा काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो कौन सा शोहगोरा ताम्रपत्र जो है इसमें ऐसा लिखा गया है, ठीक है, अन्न के भंडार को सुरक्षित रखने का। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि 27 नंबर में, ईसा के प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है। यानी भारत और जो आपका कौन था, रोम था, इनके बीच व्यापारिक संबंध बहुत घनिष्ठ थे। ये किससे पता चलता है, तो ये अर्कमेडु की खुदाई से पता चलता है। किसके, अर्कमेडु की खुदाई से पता चलता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ से पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था दोस्तों, सबसे पहले ये क्या था, चार्ल्स विलिकिंस किया था। किसने किया था, चार्ल्स विलिकिंस किया था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 आया है, इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। देखिए, प्राचीन नगर यहाँ पे तक्षशिला का बात चला है, तो ये किनके इनके बीच स्थित था ये पूछा गया है। तो देखिए, ये जो तक्षशिला था सिंधु और झेलम के बीच में था। किसके बीच में था, सिंधु और झेलम के बीच में था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आया है 30 नंबर का, पूछा गया है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। इनमें सबसे प्राचीनतम रूप जो है देवनागरी का कौन सा है। ये जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि, ये क्या है, इन्हीं देवनागरी का प्राचीनतम रूप है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न से किसे संबंधित है। यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, सीधा सीधा अर्थों में कहा, फादर ऑफ इतिहास या फादर ऑफ हिस्ट्री जो है किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और यहाँ से पूछा गया है आपसे कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम इनमें से कौन सा अनाज था, तो गेहूं और जौ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। तो क्रो मैग्नन मानव जो है, जो हम लोग अभी जिसके पूर्वज है, हम लोग का जो पूर्वज था, यानी कि क्रो मैग्नन मानव जो है ये सबसे नवीनतम समझा जाता है। यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ से पूछा गया है आपसे, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, तो रुद्र दमन जो है इसके अभिलेख में क्या है, तो सबसे प्राचीनतम काव्य शैली का नमूना मिलता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 35 नंबर का, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। 35 नंबर का, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यानी कि जो इंडिया कहा गया भारत को, किसके द्वारा सर्वप्रथम कहा गया था, तो सबसे पहले जो इंडिया कहा था भारत के लिए, तो ये कहा था हेरोडोटस ने। किसने कहा था, हेरोडोटस ने कहा था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 36 नंबर का है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह
पोडके के नाम से दी पेरिस ऑफ द एरिसियन सी यानी कि लाल सागर का भ्रमण का अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात है। ये तो ये है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, तो ये आपका अरिकमेडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरिकामेडु हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 37 नंबर का। 37 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया है दोस्तों, ताम्रसम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक के घरों के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। यानी कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख के दफनाते थे। तो ये देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर। यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पे जो आंसर होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। यहाँ पे याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन आपको दिया गया दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं कीजिएगा, आपको रखना है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। उत्तर अगर सिर होगा तो उसका पैर किधर होगा? दक्षिण की तरह होगा। इस तरह से ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग फर्श के नीचे दफनाते थे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो मैंने आज जो है पहला इस वीडियो सीरीज का यानी कि मध्यकालीन भारत नहीं, प्राचीन भारत, हाँ प्राचीन भारत का ये पहला टॉपिक मैंने कवर कर लिया हूँ। इसमें जनरल क्वेश्चन है। इसके बाद जो आएगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जो है वो वीडियो आएगा। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे जो ये फेसबुक पेज है इसको आप फॉलो कर लीजिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।